व्याकरण पर बहुत काम किया, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया उनके समय काल के बाद में उतना ज्यादा बेहतर काम संस्कृत पर देखने को नहीं मिलता है। या हो सकता है ये मेरी जानकारी का अभाव भी हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाणिनि के पहले कई व्याकरण देखने को मिलते हैं, लेकिन पाणिनि के बाद बहुत ज्यादा व्याकरण देखने को नहीं मिलते हैं। तो संस्कृत भाषा के विकास या फिर यूं कहें कि उतना विकास नहीं होना के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये था कि पाणिनि व्याकरण एक ऐसा व्याकरण आया कि पाणिनि के पहले भी इंद्रादि 14 व्याकरणों की या अन्य व्याकरणों की भी बहुत से व्याकरणों की बात आती है। तो उन लोगों का जो व्याकरण था, उसके बाद जो पाणिनि का जो बहुत बड़ा शोध पाणिनि का है, पाणिनि का जो एक बहुत बड़ा शोध है, उस समय उनने सारे व्याकरणों का एक जो सम्मिश्रण है वो अपने व्याकरण में डालने के साथ साथ और दूसरे में कि उन्होंने एक समग्र भ्रमण करते हुए उस समय के संस्कृत साहित्य का और उस समय के व्याकरणों का सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी परंपरा को लिखा। उसके बाद पाणिनि के बाद महर्षि पतंजलि और कात्यायन इन लोगों ने भी व्याकरण पे काम किया। पर उसके उत्तरवर्ती काल में आते आते फिर धीरे धीरे व्याकरण में जो मौलिक शोध होना चाहिए था वो शोध उस प्रकार से आगे बढ़े नहीं, और उसको न बढ़ने के और भी कारण रहे कि भारतीय हमारे यहाँ प्रायः 12वीं शताब्दी तक या 11वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संस्कृत साहित्य में और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शोध हुए हैं वो 11वीं शताब्दी के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा का जो शोध है वो बहुत कम हुआ है। कहीं कहीं पर हुआ है जहाँ पर वो राज्याश्रयों में रह करके या कुछ लोगों ने अपने स्वतंत्र रूप में ले करके अपने ग्रंथ की, क्योंकि उसके पूर्व की और विशेष करके ईशा के पहले की जो एक हमारी परंपरा थी उसमें हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जिसमें हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे उन्नत खोज तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, वल्लभी विश्वविद्यालय में। इसलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन आचार्यों ने जो ग्रंथ जो शोध किया है उनके ग्रंथों में आज भी वो उपलब्ध है। और जैसे आर्यभट्ट एक आचार्य हैं जो कि हमारे कुसुमपुर पटना पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना रिसर्च जो शोध ग्रंथ है वो लिखा। अब वहाँ उस समय उन्होंने, जिसको आज हम पाई का मान कहते हैं, उसको हमारे यहाँ परिधि व्यास संबंध कहा जाता है, परिधि व्यास के संबंध के मान को जो सबसे पहले आचार्य उनने वो निश्चित कर दिया। उस समय ग्रहण लगने की, ग्रहण कैसे लगता है, क्या प्रक्रिया है, इधर पुराणों की भाषा में लोगों ने कहा कि राहु एक राक्षस है, इस आधार पर लगता है, परंतु आर्यभट्ट ने सबसे पहले गणितीय प्रक्रिया से ग्रहण की व्यवस्था को समझाया, ग्रहों की गणित को समझाया, सूर्य चंद्रमा इनके भ्रमण पथ को और इनके सब चीज को जानने के बाद उन्हें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया दी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर, बुद्ध और महावीर के आने के बाद वैदिक संस्कृति का पतन हुआ। एक सेंटेंस में ये बात कह रहा हूं, हालांकि एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन वैदिक संस्कृति, बुद्ध का आना, महावीर का आना, ये इस डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आधुनिक इतिहासकार कुल मिलाकर वैदिक संस्कृति को किसी तरह बुद्ध के इर्द गिर्द समेटने पर तुले बैठे रहते हैं और इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन फिर भी ये बताएं कि क्या महत्व है वैदिक संस्कृति, उसके बाद बुद्ध और महावीर का आना और उसके बाद दोबारा वैदिक संस्कृति की स्थापना होना? देखिए, वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, ऐसी संस्कृति मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमारा पूरा आज का जो विश्व है, यह विश्व जिस दिन ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होगा और जिस दिन यह इस पूरे विश्व में सभी लोग ज्ञान से बहुत अच्छे अध्ययन की, बहुत अच्छी उच्च स्थितियों पे अध्ययन पहुँच जाएगा, उस दिन पूरा विश्व आज भी पूरा वैदिक हो जाएगा। क्योंकि वैदिक परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहाँ पर एक समवेत रूप में समितियों में निर्णय होते थे, और इसलिए वैदिक ऋषि एक, जैसे ऋग्वेद है वहाँ पर बहुत से ऋषि हैं, वहाँ पर बहुत से ऋषियों के मंत्र हैं, बहुत से ऋषियों के शोध हैं, और वो एक समिति है। इसलिए जो वैदिक कालीन एक सभ्यता थी, वैदिक कालीन एक परंपरा थी, वहाँ पर व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी नहीं चला। और इसलिए आपने देखा होगा वेद कभी भी एक व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है, वो ऐसी परंपरा का समर्थन करता है जहाँ पर हम समवेत हैं, हम एक साथ हैं। इसलिए वो सहना भवतु
सहनो भुनक्तु की बात करता है। और वो समिति समाना, वहाँ पर समितियों में निर्णय होते थे। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई इस आदमी ने, एक आदमी ने कह दिया तो उसके पीछे चले गए। उसके पीछे चलने वाला वैदिक धर्म नहीं था, वैदिक परंपरा नहीं थी। इसलिए वैदिक का अभिप्राय है सबको साथ लेके चलना, सबकी बात को सुनना, सबका सम्मान करना और सबके ज्ञान को एक साथ रख करके उसको विमर्श करते हुए उसकी बात को मानना। सर, जब हमारी काल गणना की बात होती है तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों की बात होती है। ऐसे में जरा सा आधुनिक इतिहासकार परेशान हो जाते हैं। तो आधुनिक काल गणना प्रणाली और हमारी जो ज्योतिषीय काल गणना प्रणाली है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये इनमें कितनी समानता आपको देखने को मिलती है और क्या ये गणना लाखों करोड़ों साल तक जाती है, या भारत की जो ज्योतिषीय गणना है उसके बारे में कई चीजें कही जाती हैं कि प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट होते हैं, आज भी पंचांग के हिसाब से चीजें ठीक निकलती हैं। तो इसके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या विरोध हैं, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, अगर आप भारतीय ज्ञान विज्ञान की और भारतीय कालगणना की जहाँ तक बात है उसके संदर्भ में देखते हैं और आधुनिक जो कालगणना की और आधुनिक सृष्टि के इतिहासकारों की जहाँ तक बात है, इन लोगों ने, या जैसे डार्विन की जो थ्योरी है वो विकासवाद का सिद्धांत मानते हैं और विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जो उत्पत्ति है वो जल से प्रारंभ होती है। और इस प्रकार की इस सृष्टि की जो एक अवधारणा है वो पुराण भी ठीक सिद्ध करते हैं कि जैसे अगर आप उसमें विचार करें तो भाई जो सबसे पहले जीव आए, जो सबसे पहले विष्णु के अवतार आए, वो मत्स्यावतार हुआ, मत्स्यावतार के बाद कच्छपावतार हुआ, कच्छपावतार के बाद बराहा अवतार हुआ और बराहा अवतार के बाद नृसिंह अवतार हुआ। ये जो सतयुग के 4 अवतार हुए, इन 4 अवतारों में निरंतर क्रम जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि का है, जीव की वृद्धि का है। ये लगभग ये डार्विन के सिद्धांत की एक पद्धति है। इस आधार पर ये परिकल्पना आगे बढ़ी। दूसरी बात, जहाँ तक कालगणना की पक्ष है, कालगणना के आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार पहले तो उनको ये डर लगता था कि हम ईशा के पहले अगर जाएंगे तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियाँ आई वो तो ईशा के बाद ही आई। तो इसलिए हर इतिहास को ईशा के बाद समेटना एक उद्देश्य लोगों ने बनाया। जब धीरे धीरे वो भारत की तरफ आए या अन्य कुछ संस्कृतियाँ विश्व की वहाँ तक गए तो वो इतिहास के पीछे उनको ईशा के पीछे उनको जाना पड़ा। और ईशा के पीछे जा कर के भी अभी वो बहुत पीछे नहीं जा पाते हैं। इसलिए पूरे सृष्टि को जो हमारा लगभग कलयुग का जो कलयुग की आयु है, अर्थात द्वापर के समाप्त होने के बाद 5000 वर्ष के थोड़ा सा अधिक हो गए, 5100 वर्ष के आसपास कलयुग की आयु हुई है। इस आयु को लेकर के इसके पीछे वो कभी जा ही नहीं सकते हैं कि भाई इतना पुराना कोई होगा। अब इसके पीछे क्यों नहीं जाते हैं? इसके पीछे जाने के पीछे उनका जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं या उनके पास अन्य पद्धतियां हैं, अन्य पद्धति उनको कुछ मिलती नहीं है। पुरातात्विक पहले जैसे भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि द्वारिका है उसको भी मानने को लोग तैयार नहीं थे। अब धीरे धीरे वहाँ जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में समुद्र में उनको कुछ उनके प्रमाण मिले, कुछ डूबे नगरी के कुछ वो मिले, तो अब वो ये मानने के लिए बाध्य हैं कि शायद कृष्ण के कोई द्वारिका नाम की नगरी रही और वो द्वारिका नाम की नगरी यहाँ डूब गई और ये रहा, ये उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये पद्धति वही है कि अगर हमको कुछ मिला तो उसके आधार पर हम एक कल्पना करें, एक इतिहास रचें और उस इतिहास और कल्पना के आधार पर एक थ्योरी बनाएं और फिर उसको थ्योरी को वैज्ञानिक आधार दे के ये इतना वर्ष पुराना, इसमें इतना कार्बन है, इतना इत्यादि, एक पक्ष आया। दूसरी पक्ष है जो हमारे कालगणना की, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, आकाशीय ग्रहों का जो पथ है, नक्षत्रों की परिकल्पना, नक्षत्रों का गति है या ग्रहों की गति है, अगर हम इसको आधार मान करके अगर हम विचार करेंगे तो हमको इसको आधार मानने के साथ साथ विचार करने पर भी हमारा एक बहुत अच्छा संबंध ये आता है कि उसको आधार मान करके हमारा बहुत अच्छा सटीक निर्णय आ सकता है। और वो सटीक निर्णय इतना बढ़िया आएगा तो परंतु आज हम उसकी जो आधार है, उसकी जो अध्ययन परंपरा है या उस प्रकार के शास्त्रों को जानने के लिए जो आधुनिक विचारक हैं वो उस पद्धति को पढ़ते नहीं हैं, उस पद्धति के आधार पर उनका विचार नहीं है। तो इसको ध्यान में रख करके वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये कोई आधार नहीं बन सकता है। हाँ, अगर उस परंपरा
परंपरा को और इस पद्धति को पढ़ करके उस पर अगर वो अनुसंधान करें तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत अच्छा लाभ इससे मिल सकता है, जो कि वो करते नहीं हैं। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा और कालगणना को आधार मान के उसका अध्ययन किया जाए तो इसमें बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट हमको मिलेंगे। सर, वैदिक सभ्यता संस्कृति पर बात करना ये इतना विराट विषय है जिस पर कई घंटों तक बात की जाए तो भी मुझे लगता है चर्चा चलती रहेगी। लेकिन आपसे जो बातचीत हुई है उसमें बहुत बेसिक मुद्दे, बहुत समय से सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। जब मैं भी अपना कॉलम भारत और वैदिक विज्ञान लिखता हूं तो कई सारे सवाल आते हैं, और आप जैसे व्यक्ति से ये सारी चीजें जानने को मिली, बहुत ऑथेंटिक बातें जानने को मिली है। मुझे लगता है कि ये जो हमारी आपकी बातचीत है ये भी रेफरेंस के तौर पर आने वाले समय में बहुत इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और हमसे बातचीत की। धन्यवाद।